पिछले 2 दिनों में दुनिया के 2 देशों की अदालतों ने भारत की अदालतों को, भारत के जजों को बहुत बड़ा संदेश दिया है। जी हां, एक तरफ दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका के जजों ने अपने राष्ट्रपति के टैरिफ के खिलाफ आदेश दिया, और ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रंप के आदेशों को पलटने वाले 6 में से 3 जज ट्रंप की पार्टी द्वारा ही बनाए गए थे। यानी जिसकी कलम से उन्हें जज की कुर्सी मिली थी, उसके खिलाफ भी फैसला देने में इन जजों की कलम डगमगाई नहीं, बिकी नहीं, डरे नहीं, क्योंकि उनके दिल में संविधान था। वैसे अमेरिका वाला मसला तो सुप्रीम कोर्ट का है। दक्षिण कोरिया में तो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ही अपने पूर्व राष्ट्रपति को उम्र कैद की सजा सुना दिया। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने देश के पूर्व राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री और तमाम बड़े बड़े अधिकारियों को आजीवन कारावास से लेकर कई साल की जेल की सजा सुनाया है, क्योंकि इन लोगों ने लोकतंत्र के खिलाफ काम किया था, अपने पद का दुरुपयोग किया था। जबकि भारत की हकीकत यह है कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यदि यहां पर सीओ के खिलाफ, दरोगा के खिलाफ एफआईआर का आदेश दे दे तो रातों रात डिस्ट्रिक्ट जज का ट्रांसफर कर दिया जाता है। पद का सरेआम दुरुपयोग करने वाले सजा पाना तो छोड़िए, प्रमोशन पा रहे हैं, और हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर पूरी दुनिया से कर दिया जाता है, किसी को पता नहीं चलता, सीबीआई कोर्ट के जज का। तो आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि अमेरिका में जिन 9 जजों की पीठ टैरिफ के मामले में सुनवाई कर रही थी, उनमें कौन कौन से जज थे, और वहां के लोकतंत्र में ऐसा क्या है कि जिसने सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उसके खिलाफ ही फैसला दे दिया। दक्षिण कोरिया के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इतना बड़ा इतिहास बना दिया। दूसरी तरफ भारत के जज हैं, यहाँ की न्यायपालिका है। ये लोग सत्ता के सामने किस तरह से नतमस्तक नजर आ रहे हैं, इसे कम से कम दर्जन भर मामलों को याद करते हुए समझेंगे और टटोलने की कोशिश करेंगे कि भारत की न्यायपालिका और भारत के जजों के लिए इन दोनों देशों ने कौन सी सीख दिया है। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एक और भाजपाई मुख्यमंत्री के साथ ताली बजाते हुए नजर आ रहे हैं। देख लीजिए, इन सभी मामलों पर एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिएगा टन से। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, मसला बड़ा गंभीर है। इसके अलावा आपको पता है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि ये वो मुद्दे हैं, ये वो मूल है जिस पर गोदी मीडिया कभी चर्चा नहीं कर सकता, उसको नहीं करने दिया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं न्यायपालिका की। भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका में जाकर डींगे हाँकते हैं कि हम लोकतंत्र को जीते हैं, लोकतंत्र हमारी रगों में बहता है, मगर किसी भी लोकतंत्र को अंतिम मजबूती प्रदान करने वाली संस्था के कार्य ही बताते हैं कि वहां का लोकतंत्र कैसा है, कितना मजबूत है या मरासन है। भारत के संविधान ने ही तमाम संस्थाओं को ताकत दिया है, और उसी संविधान ने न्यायपालिका को भी मान्यता दी कि वो सबकी निगरानी करे और सबको कानून के हिसाब से चलने के लिए बाधित करे, यानी सबकी गड़बड़ियों पर नजर रखे। लेकिन सवाल यह है कि अगर गड़बड़ी पर नजर रखने वाला और गड़बड़ी करने वाला आए दिन एक ही टेबल पर नजर आएगा, कभी हलवा पूड़ी खाते हुए, कभी दिया जलाते हुए, कभी ताली बजाते हुए, एक दूसरे की तारीफ करते हुए, तो फिर पतन होने से ज्यादा पतन दिखने लगता है। भारत के वर्तमान चीफ जस्टिस सूर्यकांत चीफ जस्टिस बनने से पहले ही लगातार भाजपाई नेताओं के यहाँ आने जाने, खाने पीने के लिए फेमस हो चुके थे। इसके पहले पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ को हमने देखा था। रिटायरमेंट से ठीक पहले उनके घर में प्रधानमंत्री पहुंचते हैं, दोनों गणेश आरती करते हैं, साथ में चीफ जस्टिस की मेहरारू भी थी, और सब मिले हुए हैं जी वाले आरोपों पर मुहर लग जाती है। लेकिन चंद्रचूड़ साहब ने अपना लगभग 2 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला था तब ये सब कुछ किया। जस्टिस सूर्यकांत उतना भी इंतजार नहीं कर पाए। इन्होंने तो चीफ जस्टिस वाला पद मिलने से पहले ही सवालों का बाजार गर्म कर दिया, और जब से चीफ जस्टिस बने हैं लगभग हर शनिवार रविवार किसी न किसी ऐसे कार्यक्रम में नजर आते हैं जहां पर भाजपाई मुख्यमंत्री या भाजपाई नेता, भाजपाई केंद्रीय मंत्री साथ में हों, और तो और गोदी मीडिया के सबसे नफरती एंकर के साथ भी नजर आते हैं। खुलेआम किसी भाजपाई मुख्यमंत्री की प्रशंसा करने लगते हैं, देश भर में उनके कार्यों का प्रचार करने की बात करने लगते हैं। यदि कार्यक्रम सरकारी है तो बात अलग है, मगर उसमें भी ऐसी तस्वीरें और घटनाक्रम सामने न आए तो बेहतर है कि लोगों को संदेह। लेकिन हुजूर की जैसी जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं, कभी हरियाणा के सीएम, कभी असम के सीएम, कभी यूपी के सीएम, कभी राजस्थान के सीएम, ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जो सवाल पैदा करती हैं कि हुजूर को जिनके खिलाफ मामलों की सुनवाई करनी है, जब उन्हीं लोगों के साथ आए दिन हलवा पूड़ी खाएंगे, फोटो खिंचाएंगे, तो फिर निष्पक्ष सुनवाई की बात कहां से आएगी। यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि चीफ जस्टिस भाजपा के किसी मुख्यमंत्री या भाजपा के नेताओं के साथ किसी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, चाहे उनके निजी कार्यक्रम में भी जा रहे हैं, तो इसका सीधा असर फैसलों पर होगा। लेकिन संदेह तो पैदा होता ही है। और वैसे भी हुजूर ने भाजपाई सत्ता हो या भाजपा के नेता हो, चाहे भाजपा से जुड़े हुए धन्ना सेठ ही क्यों ना हो, किसी के खिलाफ फैसला देना तो दूर की बात
बात है, खुलेआम इन सब के पक्ष में फैसला देते नजर आए हैं। अभी उनकी गिनती भी कर देंगे, मगर सवाल यह भी पैदा होता है कि इस देश में तमाम विपक्षी पार्टियों की सरकारें भी हैं, उनके मुख्यमंत्री भी हैं, उनके बड़े बड़े नेता भी हैं, और तुलनात्मक रूप से भाजपा के जिन नेताओं के साथ हुजूर नजर आते हैं उनसे ज्यादा काबिल नेता है। लेकिन आप लोग जरा पता लगाइए कि क्या विपक्ष के नेताओं के साथ भी हुजूर की ऐसी तस्वीरें आती हैं क्या? जैसी भाजपा नेताओं के साथ खुशनुमा तस्वीरें आती हैं टेबल पर खाना खाते हुए, क्या वैसी ही तस्वीरें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, केरल के मुख्यमंत्री और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों के साथ भी आती हैं? उसी तरह माहौल सामने आता है क्या जैसा भाजपा नेताओं के साथ है? आप सबसे पहले अमेरिका वाला मसला देखिए। ट्रंप ने पिछले कुछ ही महीनों में पूरी दुनिया में तांडव मचा दिया। इन पर टैरिफ, उन पर टैरिफ, बाजार को प्रभावित किया। भारत पर भी 50% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया और हाल ही में ट्रेड डील में उसे 18% कर दिया गया, जबकि पिछले साल यह टैरिफ 3-4% के आसपास हुआ करता था। मगर फिर भी भाजपा सिस्टम ताली बजाने लगा, जबकि टैरिफ 4% से बढ़ के 18% हो गया, कई गुना बढ़ गया, और भारत के कृषि क्षेत्र को भी खोल दिया गया। तथा इस तरह की सारी जानकारियां अमेरिका से निकल रही थी। भारत की सरकार कुछ भी साफ साफ बता नहीं रही थी। एक दिन एपस्टीन फाइलों में मोदी का नाम आता है, अगले दिन महीनों से रुकी हुई ट्रेड डील फाइनल हो जाती है, और इस ट्रेड डील में भारत ऐसे ऐसे वादे कर देता है कथित रूप से जो सीधे सीधे भारत के लिए नुकसानदायक है। जैसे रूस से तेल नहीं खरीदना है, अमेरिका वेनेजुएला से तेल खरीदना है, लाखों करोड़ का सामान अमेरिका से खरीदना है, इस तरह की चीजें। जबकि यह ट्रेड डील ऐसे समय में हुई जब ट्रंप के टैरिफों का मामला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग था। यानी आप ध्यान दीजिए कि आमतौर पर यदि किसी मामले में अदालत में सुनवाई चल रही है, केस पेंडिंग है, फैसला आना बाकी है, तो उसमें कार्रवाई रोक दी जाती है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को इतनी जल्दबाजी हुई एपस्टीन फाइलों के खुलने के बाद, नाम आने के बाद, कि रातों रात ट्रेड डील हो गई। सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी टैरिफ पर वहां के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया? क्या जल्दबाजी थी? किस बात की जल्दी थी? क्या उन्हें मालूम नहीं था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है? क्या यह दबाव एपस्टीन फाइलों का था? क्या आनन फानन में नुकसान वाली ट्रेड डील कर ली गई? हालांकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा टैरिफों को अवैध घोषित करने के बाद भी अमेरिका की तरफ से दुनिया भर में 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया गया है। 24 फरवरी से यह टैरिफ पूरी दुनिया में लागू हो जाएंगे। लेकिन जरा सुनिए कि अमेरिकी अदालत ने ट्रंप के टैरिफों को अवैध घोषित करते हुए क्या कहा। यहां के सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया कि टैरिफ लगाने के लिए ट्रंप को कांग्रेस की यानी संसद की अनुमति लेनी जरूरी थी, जबकि उन्होंने ऐसा नहीं किया। यानी ट्रंप ने अपनी मनमर्जी चलाई, एक अकेला वाली नीति पर चले और संसद को किनारे लगा दिया। अब याद करिए हमारे देश की संसद में क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। क्या भारत की अदालतों ने कभी इन चीजों का संज्ञान लिया? ध्यान रहे कि संसद के भीतर की कार्यवाही की बात नहीं कर रहा हूं, उस पर तो अदालत कुछ कर भी नहीं सकती। मैं सरकार के उन फैसलों की बात कर रहा हूं जहां लोकतंत्र को सीधे सीधे कमजोर किया जा रहा है। जैसे डिप्टी स्पीकर का चुनाव, यह संवैधानिक पद है, इस पर कुछ नहीं हो रहा। जैसे चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला, सरकार ने पूरी ताकत अपने हाथ में ले रखा है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और लटका रहा। लेकिन हमारे यहाँ के सुप्रीम कोर्ट के विश्वगुरु टाइप कारनामे देखने से पहले इन तस्वीरों को देखिए। इसमें ऊपर की तरफ वो 6 जज हैं जो कि रिपब्लिकन प्रेसिडेंट द्वारा बनाए गए, नॉमिनेट किए गए, और नीचे जो 3 महिला जज दिख रही हैं ये तीनों डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट की गई। यानी जो बेंच इस मामले की, टैरिफ वाले मामले की सुनवाई कर रही थी, उसमें रिपब्लिकन प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट हुए जजों की संख्या 6 थी, सीधे डबल। इन लोगों पर यदि केवल और केवल ट्रंप की पार्टी, ट्रंप की विचारधारा और ट्रंप का समर्थन हावी होता, ट्रंप हावी होता, तो फैसला ट्रंप के पक्ष में आता। लेकिन जो फैसला आया उसमें तीनों डेमोक्रेटिक जज और 6 में से 3 रिपब्लिकन जज ने भी ट्रंप के खिलाफ फैसला दिया। जाहिर सी बात है 2 ही पार्टियां हैं और दोनों में से जो भी जज की नियुक्ति करेगा वो अपने लिए अच्छा जज चुनेगा, अपने पक्ष वाला चुनेगा। रिपब्लिकन यानी ट्रंप की पार्टी ने भी अपने लिए अच्छा ही जज चुना होगा, लेकिन वो जज अमेरिकी संविधान के लिए ज्यादा अच्छे हुए, ट्रंप के लिए कम। और उन्होंने दिखा दिया कि भले ही ट्रंप की पार्टी की सरकार ने उन्हें चुना है, लेकिन इनके लिए सर्वोपरि संविधान है, ट्रंप या ट्रंप की पार्टी और ट्रंप की विचारधारा नहीं। क्या आप सपने में भी ऐसी कल्पना भारत के मामले में कर सकते हैं कि भाजपाई सत्ता के दौरान किसी जज को नियुक्ति मिली हो और वो अमृतकाल की सरकारों के खिलाफ यानी भाजपाई सिस्टम के खिलाफ फैसला दे? अरे यहाँ तो मामला उल्टा हो चुका है। कांग्रेस के जमाने में जो जज मलाई काट चुके हैं, जो कांग्रेस की देन है, जो कांग्रेसी सरकारों द्वारा बनाए गए, नियुक्त किए गए, जो कभी कम्युनिस्ट विचारधारा के भी हुआ करते थे, वो भी भाजपाई सत्ता के सामने लोटे हुए नजर आते हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कैसा कलेजा दिखाया है वो तो आपने देख लिया। अब दक्षिण कोरिया के जिला जज का कलेजा देख लीजिए, इसके बाद भारत के मामले पर आएंगे। दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल को 19 फरवरी 2026 को एक जिला अदालत ने विद्रोह करने और मार्शल लॉ लागू करके तांडव मचाने का दोषी पाया और इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जी हाँ, एक जिला जज कितना कलेजा दिखा रहा है कि देश के पूर्व राष्ट्रपति को आजीवन कारावास की सजा दे रहा है। मसला क्या था जानते हैं? 3 दिसंबर 2024 को पूर्व राष्ट्रपति ने मार्शल लॉ लागू करके संसद भवन के बाहर
फोर्स तैनात कर दिया था, विपक्षी सांसदों को रोकने की कोशिश किया था। दिसंबर 2024 की रात को पूर्व राष्ट्रपति ने टीवी पर आकर ऐलान कर दिया कि देश में इमरजेंसी लागू है, जैसे हमारे वाले करते हैं, और सेना तथा पुलिस तैनात करके संसद पर मार्शल लॉ लागू कर दिया। वहां संसद में बैठे विधायकों ने इसका तुरंत विरोध किया और 6 घंटे के भीतर मार्शल लॉ को हटवा भी दिया। अब अदालत ने पाया है कि सरकार ने जो किया वो लोकतंत्र और संविधान के लिए ठीक नहीं था। सरकार ने विपक्षी पार्टियों को दबाने की कोशिश की, उनकी आवाज को रोकने की कोशिश की, उन्हें संसद में घेरने का प्रयास किया, वो भी सेना के जरिए, पुलिस के जरिए, और ये सब कुछ पद का दुरुपयोग था। यानी विपक्ष को दबाने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए, डराने के लिए सेना का प्रयोग किया गया। और सुनिए, इन्हें केवल आजीवन कारावास की सजा ही दी गई है, लेकिन अदालत इनको मृत्यु दंड भी दे सकती थी, क्योंकि दक्षिण कोरिया के कानून के तहत यह भी विकल्प था। लेकिन मृत्यु दंड नहीं दिया गया, क्योंकि किसी बड़ी प्लानिंग के हिसाब से इन्होंने इमरजेंसी का ऐलान नहीं किया था, और पिछले 1997 के बाद से यहाँ कोई फांसी की सजा हुई नहीं, इसलिए आजीवन कारावास ही दिया गया। यानी इतने सालों से फांसी नहीं दी गई है तो क्यों दिया जाए, छोड़िए, आजीवन कारावास ही दे देते हैं। थोड़ी सी दया दिखाकर रोक दिया गया, वरना मृत्यु दंड भी मिल सकता था। वैसे दक्षिण कोरिया में सिर्फ पूर्व राष्ट्रपति को ही सजा नहीं मिली, पूर्व रक्षा मंत्री को भी 30 साल की सजा दी गई है। अन्य कई सारे बड़े अधिकारियों को भी 10 से 12 साल की सजा सुनाई गई। दक्षिण कोरिया में भी ये पहली बार हो रहा है जब सत्ता का दुरुपयोग करके संविधान को तोड़ने के आरोप में पूर्व राष्ट्रपति को आजीवन कारावास मिला है। सोचिए, दक्षिण कोरिया जैसे देश में न्यायपालिका इतनी स्वतंत्र है कि एक डिस्ट्रिक्ट जज पद के दुरुपयोग को लेकर पूर्व राष्ट्रपति को आजीवन कारावास और रक्षा मंत्री को 30 साल की जेल की सजा सुना सकता है। और हमारे यहाँ सजा तो छोड़िए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सीजीएम यदि खाली पुलिस पर एफआईआर का आदेश जारी कर दें, सजा नहीं, केवल आदेश, जांच के आदेश जारी कर दें, तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। भाजपा के नफरती नेताओं के खिलाफ कोई हाई कोर्ट जज जांच की बात कह दे, एक्शन लेने के आदेश दे दे, तो उनकी सीनियरिटी खराब करके यहां से वहां उनका ट्रांसफर करवा दिया जाता है। बाकी जज लोया का केस किसे याद नहीं है। पद के दुरुपयोग को लेकर एक तरफ पूर्व राष्ट्रपति को आजीवन कारावास की सजा मिल रही है, दूसरी तरफ हमारे देश में तमाम बड़े बड़े राजनीतिक पदों पर जो लोग बैठे हैं उनका इतिहास कैसा रहा है, कितने दंगे और कितने नफरत फैलाने का रहा है, कितने घोटालों का रहा है, इतिहास में उन पर कौन कौन से आरोप लगे हैं और वर्तमान के कांड कैसे हैं, ये आप सबको पता है। यानी अमेरिका हो चाहे दक्षिण कोरिया, संविधान के खिलाफ काम करने पर अपने पद के दुरुपयोग को लेकर वहां की अदालतें ये नहीं देखती कि सामने कौन है, उन्हें उनके किए की सजा देती हैं, उनके फैसलों को पलट देती हैं। लेकिन भारत में याद करिए, लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद संविधान में लिखित है, हमारे आपके कहने से नहीं है, संविधान में लिखा हुआ है। वही संविधान लिखता है जो सुप्रीम कोर्ट और सरकार को मान्यता देता है, संसद को मान्यता देता है। और संविधान में कहा गया है कि जैसे लोकसभा में स्पीकर बनेगा तुरंत डिप्टी स्पीकर चुना जाएगा। और एक प्रथा चली है कि डिप्टी स्पीकर हमेशा विपक्ष को दे दिया जाता है, लेकिन पिछले 7 साल से लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद खाली है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया और सुप्रीम कोर्ट उस मामले पर कुंडली मार के बैठ गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इससे बीजेपी को फायदा हो रहा है, मोदी सरकार को फायदा हो रहा है। चुनाव आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति का मामला याद करिए, मोदी और शाह तय करते हैं कि चुनाव आयोग का मुखिया कौन होगा, और जो मुखिया बना है वो मुखिया कैसे कांड कर रहा है ये बताने की जरूरत तो है नहीं। पिछले साल होली से पहले जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के मामले पर कहा था कि होली के बाद इस पर सुनवाई करेंगे। अब दूसरी होली आ गई, जरा पता लगाइए और पूछिए कि हर सैटरडे संडे आपको भाजपाई नेताओं के साथ कार्यक्रमों में जाने के लिए, दिया जलाने के लिए, हलवा खाने के लिए टाइम मिल जाता है हुजूर, लेकिन लोकतंत्र के इतने महत्वपूर्ण मामले पर सुनवाई का टाइम नहीं है। 1 साल से भी ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, होने वाला है, और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का मामला सुप्रीम कोर्ट में लटके जा रहा है, जबकि अंबानी के बेटे का मामला उसी सुप्रीम कोर्ट में 20 दिन के भीतर एसआईटी बनकर फाइनल हो जाता है। अडानी के तमाम केस इन्हीं जस्टिस सूर्यकांत की अदालत से सेठ के पक्ष में जाते हुए दिख रहे हैं। तमाम फैसलों से सेठ को फायदा हो रहा है। एसआईआर के केस को ही याद कर लीजिए, बिहार का एसआईआर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने मूल मुद्दे को किनारे करते हुए प्रक्रिया पर ध्यान दिया। यानी एसआईआर वैध है या अवैध है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसको भूल गए और कैसे हो रहा है इस पर चर्चा करते हुए महीनों गुजार दिए। बिहार में चुनाव भी हो गया, सरकार भी बन गई, अन्य 12 राज्यों में भी एसआईआर लगभग पूरा हो गया और आगे के 22 राज्यों के लिए भी एसआईआर का ऐलान हो गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब तक यह फैसला नहीं कर पाया कि एसआईआर वैध है या अवैध है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आप याद करिए, यही काम पूर्व चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी महाराष्ट्र के सरकार गिराने के मामले में किया था। उन्होंने लगातार इस मामले को टाला और टालते टालते वो सब कुछ किया जिससे भाजपा इस सिस्टम को लाभ हो, भाजपा की सरकार महाराष्ट्र में रहे, और महाराष्ट्र में है तो पैसा है। यूं ही नहीं, उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता कहते हैं कि महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार जस्टिस चंद्रचूड़ की देन है, उन्होंने जानबूझकर फैसला नहीं किया। आप देखिए कि चुनाव आयोग बार बार ऐसे काम कर रहा है जिससे बीजेपी को स्पष्ट लाभ मिलता है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले बीजेपी को पैसा बांटना था तो महाराष्ट्र के चुनाव को टाल दिया गया, तरह तरह के बहाने दिए गए। आचार संहिता में कैसे भाजपा इस सिस्टम उल्लंघन करता है सबको पता है। जब बिहार में 10-10 हजार बांटने और चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लेकर जन स्वराज पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाती है और कहती है कि एक दिशा निर्देश बनाइए कि कम से कम 6 महीने पहले इस तरह की योजनाओं का ऐलान हो जाना चाहिए, क्योंकि चुनाव
चुनाव के दौरान पैसे बांटने से बराबरी की जमीन नहीं होती है। तो यही चीफ जस्टिस कहते हैं कि जब जनता ने आपको चुनाव में हरा दिया, नकार दिया, तो आप चले आए हमारे यहाँ फेमस होने के लिए। यही चीफ जस्टिस कहते हैं कि कितने लोगों ने आपको वोट दिया है, कितना % वोट मिला है। यानी जब भाजपा के मुफ्त की रेवड़ी की बात आती है तो चीफ जस्टिस सवाल करने वालों से ही वोट प्रतिशत पूछने लगते हैं। वहीं जब तमिलनाडु में विपक्ष की पार्टी मुफ्त बिजली या मुफ्त सब्सिडी पर बात करती है तो यही चीफ जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि ये फ्रीबीज है, मुफ्त की रेवड़ी काहे बांटना है, देश के लिए घातक है, हम कहां जा रहे हैं, अरे सड़क बनाइए, स्कूल बनाइए, अस्पताल बनाइए। बिहार के मामले में ये बात काहे नहीं बोल पाए। यानी भाजपा चुनाव के दौरान पैसे बांटे तब इन्हें सब कुछ ठीक लगता है, उल्टे याचिकाकर्ताओं को ही जलील करने लगते हैं। लेकिन जब विपक्षी पार्टियां वही बांटने वाला काम करें, वही समाज कल्याण के कार्य करने लगे तो फिर फ्री बीज नजर आने लगता है, देश के लिए खतरनाक नजर आने लगता है। आप पिछले 10-12 सालों के तमाम मामलों को देखिए, राफेल से लेकर पेगासस तक, हिंडनबर्ग से लेकर सेठ अडानी के मामलों तक, हर जगह नजर आएगा कि न्यायपालिका लोटी हुई है, बिछी हुई है। अभी राजस्थान में हमने देखा जज गुप्ता ने अडानी की कंपनी पर 50 लाख का जुर्माना ठोका, जांच के आदेश दिए तो दनादन उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है शहर से 200 किलोमीटर दूर, और फिर कुछ दिन बाद ही हाईकोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया फैसले पर। यानी ऐसा लगता है कि अदालतें जनता के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, बल्कि बीजेपी और बीजेपी के सेठ के लिए काम कर रही हैं। जहां लोकतंत्र के महत्व का यानी देश के महत्व का मामला आता है, वहां पर चीजों को महीनों सालों तक टालते रहा जाता है। एक होता है फैसला देकर फायदा पहुंचाना और एक होता है फैसला टालकर फायदा पहुंचाना। राहुल गांधी को मोदी सर ने मामले में 2 साल की अधिकतम सजा सुना दी जाती है, जबकि इस हिसाब से देखें तो भाजपा नेताओं को, खुद प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को कई साल की सजा मिल जानी चाहिए। जिस तरह से नफरती भाषण ये लोग देते हैं, आए दिन झूठ बोलते हैं। हाल ही में गृहमंत्री ने असम में जाकर संभवतः 64 लाख घुसपैठियों का आंकड़ा दे दिया, लेकिन उन्हीं का गृह मंत्रालय कहता है कि ऐसा कोई डेटा हमारे पास नहीं है। सरेआम इनके लोग मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, संविधान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। वहां पर इस देश की अदालतें, इस देश में बैठे जज कुछ नहीं कर पाते। उल्टे सीएम के, मुख्यमंत्री के खिलाफ जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो चीफ जस्टिस कहते हैं कि इसमें सिर्फ भाजपा के लोगों का नाम क्यों दिख रहा है। याचिका से यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि कुछ लोगों के खिलाफ है। सवाल है कि जब भाजपा के लोग ही दिन रात नफरत फैला रहे हैं हुजूर, तो नाम किसका होगा। ये बात ठीक वैसे ही है जैसे चुनाव आयोग ने यानी पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने नफरती बयानबाजी पर कह दिया था कि हमने देश की 2 बड़ी पार्टियों के 2 बड़े नेताओं को छूट दे दिया है, यानी उनकी नैतिकता पर छोड़ दिया है। यानी एक चोर है, एक ईमानदार है, दोनों को छूट दे दिया है कि जो मन में आए वो करो। सोचिए ये किस हद की बेशर्मी है। चोर को रोकने की बजाय कह रहे हैं कि हमने दोनों को छूट दे रखा है, जो चोरी नहीं कर रहा है उसको किस बात की छूट है। वही हाल सुप्रीम कोर्ट में भी दिख रहा है। जब देश भर में ज्यादातर मामले में भाजपा के नेता ही नफरती बयानबाजी कर रहे हैं तो नाम किसका होगा चीफ जस्टिस साहब, और किस पार्टी का नाम लिखा जाएगा, किस पर आरोप लगाया जाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस चाहते हैं कि सबका नाम हो या किसी का नाम ना हो। कितना अच्छा होता यदि हुजूर खुद ही ढूंढ के बता देते कि विपक्ष के कितने नेता हैं जो इस तरह के नफरती बयानबाजी करते हैं, गोली चलाते हैं मुसलमानों पर या फिर किसी पर भी। लेकिन आप सबको पता है जिस हेमंत शर्मा के साथ अलग अलग कार्यक्रम में हुजूर आए दिन फोटो खिंचाते नजर आते हैं, उनके खिलाफ मामले की सुनवाई करेंगे कैसे। जबकि यही काम यदि किसी विपक्षी नेता ने किया होता, गोली चलाने वाला वीडियो सामने आया होता किसी और पार्टी का, तो फिर अब तक क्या से क्या हो जाता। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का एक चेला राहुल गांधी और कांग्रेस के 25 सांसदों को गोली मारने की धमकी सरेआम दे रहा है, वीडियो जारी कर रहा है, मगर कोई कार्रवाई नहीं होती। दूसरी तरफ भाजपा नेताओं के खिलाफ सवाल कर देने भर से गंभीर धाराएं लग जाती हैं, बुलडोजर चल जाता है, मुकदमे हो जाते हैं, जेल की सजा हो जाती है, खानदान और रिश्तेदार तक को लपेट दिया जाता है। लेकिन अदालतें खामोश रहती हैं। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के जजों ने निश्चित तौर पर न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर की जुडिशरी को संदेश दिया है। सभी को इनसे सीखना चाहिए, और सीखना यह चाहिए कि आपकी जिम्मेदारी, आपकी जवाबदेही संविधान के प्रति है, किसी नेता या किसी पार्टी या किसी नफरती संगठन के प्रति नहीं। ये सब आज है, कल नहीं होंगे। संविधान हमेशा रहेगा और उसका रहना ही सबकी भलाई है। उम्मीद है भारत के जज साहब लोग भी इन सब से कुछ सीखेंगे। बाकी जिन लोगों की फाइलें और पुराने कारनामे सत्ताधारियों के पास हैं, वो सीख कर भी नहीं सीख सकते, ये तो आपको भी पता है। और किन लोगों की फाइलें, किन लोगों के पुराने कारनामे दागदार हैं, हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।